Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Law and CLAT online classes. This is Haseeb Chauhan, mentor for your legal reasoning. तो मेरे दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर क्लास में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था 501 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा एमएचसीईटी के लिए। और जैसा कि मेरी कैलकुलेशंस कहती है, अभी आज की डेट से लेकर आपका जो पेपर है लगभग 43 से 44 मतलब 43 से लेकर 44 डेज आपके पास हैं। रोज के 10 क्वेश्चंस और फिर एक साथ में 2 ऐसी क्लास लूंगा लास्ट में जिसमें लीगल जीके के और लीगल मैगजीन्स के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो चलिए, आर यू रेडी गाइस? शुरुआत करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल। ये जब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो एक पॉइंट आता है रूल ऑफ मिरर इमेज। क्या आप लोगों को याद है? अरे क्या आप लोगों को याद है या नहीं याद है? याद है, बिल्कुल ठीक। रूल ऑफ मिरर इमेज का मतलब यह है कि जैसा मैं खड़ा हूं, अगर मेरे इस उंगली में कोई अंगूठी है, अगर यहां पर कोई व्हाइट निशान है, अगर कपड़ों पे कोई सफेदी या चूना लग गया है, तो अगर मैं कांच के सामने जाकर खड़ा हूं तो एज इट इज मुझे रिफ्लेक्शन नजर आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कहता है कि आपको एक्सेप्टेंस वैसी ही देनी है जैसा वो ऑफर था, कुछ बदलाव नहीं करना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। A made a proposal to B to sell a chair for 500. B is a desire of buying the said chair for 400. तो अब मैं आगे की कहानी बाद में आपसे बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप में 1 मिनट का टाइमर है। आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आपके खतरे की घंटी का निशान दिखने वाला है। ये बजा भाई, अरे बज गया, देखो जल्दी करो। तो काफी लोगों ने ट्राई किया, दैट्स गुड। अगर आपका आंसर सही भी नहीं था कोई बात नहीं, आज के बाद इस क्वेश्चन के आंसर को आप गलत नहीं करना, ठीक है? तो ये कह रहा है कि ए ने एक ऑफर दिया, ठीक है सर। ए ने कहा 500 रुपए में कुर्सी बेचूंगा। बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी है सर, बी ने दिया है काउंटर ऑफर। If you change or modify any condition of the original offer, then the original offer will be quashed at a present. वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो यहां जब आपने कहा कि मुझे 400 रुपए में आपका सौदा मंजूर है, तो इट इज अ काउंटर ऑफर, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। तो ये नया ऑफर हो गया। तो कह रहा है बी हैज एक्सेप्टेड, नो। बी हैज नॉट एक्सेप्टेड, यस। It is not clear if B has accepted the proposal. It is not clear whether A made a proposal to B. तो ये दोनों गलत। सही जवाब हुआ B, कि B ने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उसने क्या दिया है सर? उसने काउंटर ऑफर दिया है, नया ऑफर दे दिया। तो इसका मतलब अब A ने ऑफर नहीं दिया, A ने जो ऑफर दिया था वो तो खत्म हो गया। अब B ने एक नया ऑफर दिया है। इट इज डिजायरनेस ऑफ A whether he is accepted or not. If A accept the 400 rupees for their chair, तो ये नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एन अग्रीमेंट विद अ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। कह रहा है, ये आपको वॉइड अग्रीमेंट की बात कर रहा है कि डायरेक्ट वॉइड कौन सा है, जो कानून ने क्लैरिटी कर दी है कि देखो ऐसे अग्रीमेंट करके हमारे पास में मत आना, वी आर नॉट हेल्प यू, वी आर नॉट कंप्लाई टू हेल्प यू, तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे अगर किसी 18 साल के बच्चे के साथ। अब यहां पर बॉय हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस है प्रिंसिपल में बॉय लिख दिया। अगर उसके साथ आपने किया तो नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ है, कानून आपकी मदद नहीं करेगा। ओके सर।
अ मैन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज। देखा गेम, देखा इनका। प्रिंसिपल में कुछ और लिखा है, फैक्ट में कुछ और लिखा है। अब देखते हैं आपका दिमाग कितना चल पाता है। तो आ जाओ बेटा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कीजिए, कमेंट बॉक्स में झड़ी लगा दीजिए भाई, सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। ये हुआ आपका टाइम अप। तो अब अच्छे से समझिए, यही तो मेन खेल था। यहां बॉय और यहां पर गर्ल, यही मेन खेल था क्वेश्चन का। जब कभी भी आप प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करोगे और प्रिंसिपल अलग बात करता है, फैक्ट अलग बात करते हैं, तो भले ही वो प्रिंसिपल लॉ में हो नहीं हो, हमें यह मानना है कि यही हमारा इस एग्जाम के लिए कानून है। समझ गए? तो द अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ, ये तो हो नहीं सकता। एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, हालांकि सही आंसर तो यही है। अगर यहां एन अग्रीमेंट विथ अ पर्सन, अगर यहां पर्सन लिखा होता ना तो सही आंसर ये होता, लेकिन अब उसने चालाकी से बॉय लिख दिया, तो अभी हम यहां पर इसको सही आंसर नहीं ठहरा सकते। एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय द गर्ल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लड़की जो है वो अगर 18 से कम है, चाहे लड़का 18 से कम है, तो एक अकेले आदमी के हाथ में नहीं होता कि वो एनफोर्स करवा दे। लॉ ने मना कर दिया, बात खत्म। तो सर हम इसमें करेक्ट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन। जो आपने हमें सिचुएशन दी है, जो आपने हमें कंटेंट दिया है, उस कंटेंट को बेसिस मानकर हम एग्जैक्ट पोजीशन आपको नहीं बता सकते। क्लियर? तो सही ऑप्शन होगा डी। इसीलिए मैंने कहा था कि एग्जाम की घड़ी है। चलिए देखिए, प्रिंसिपल कहता है सेल ऑफ लिकर इज इलीगल, कि दारू बेचना सरासर नाजायज है, इलीगल है। ऑल एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोहिबिटेड आइटम डू नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। अभी हमें प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आप शराब नहीं बेच सकते, इलीगल है, और अगर कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट किया, तो वो कानून की नजरों में जीरो वैलिडिटी रखता है। A entered into an agreement with a B for the sale of liquor. A failed to supply the agreed quantity of liquor to B. यहां पर क्या कह रहा है कि A और B में पर्टिकुलर सेल ऑफ लिकर को लेकर अग्रीमेंट होता है। ध्यान से समझना भाई, सेल ऑफ लिकर को लेकर अग्रीमेंट होता है। अब यहां आगे कह रहा है कि A को जो सप्लाई देनी थी, उस सप्लाई में वो पर्सन फेल हो जाता है, उस सप्लाई में वो पर्सन फेल्ड हो जाता है। तो अब बताओ इसका सही ऑप्शन आपकी नजरों में क्या है? 1 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है। मैं चाहता हूं सभी को मौका मिले, सभी अपना दिमाग लगाएं, तो जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए दोस्तों। टाइम निकल रहा है भाई, टाइम निकल रहा है, जल्दी स्पीड 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 लगाओ। बहुत ही शानदार। चलिए
देखते हैं। कह रहा बी कैन ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट ए। देखो ए ने सप्लाई नहीं किया तो ये तो मान लेते हैं कि यहां पर फॉल्ट जो है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए की तरफ से हुआ। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि जो आपने अग्रीमेंट किया ना, जो अग्रीमेंट किया है वो खुद ही प्रोहिबिटेड गुड्स का है। तो ऐसा पर्टिकुलर अग्रीमेंट जो है वो कानून की नजर में, इन द आईज ऑफ लॉ डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता, कानून आपकी हेल्प ही नहीं करेगा। तो बी कैन ब्रिंग, नो सर, बी कैन नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन। यस सर, बी लीगल एक्शन ले ही नहीं सकता क्योंकि लॉ उसको लेने ही नहीं देगा। भले ही आप कितनी भी ट्राई करो, कितनी भी कोशिश करो, आपको लीगल एक्शन ही नहीं लेने दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को, जो मेरा बहुत खतरनाक तरीके का दुश्मन है, मैंने किसी पर्सन को पैसे दिए, सुपारी दी है कि ये पकड़ 5 लाख रुपए उस आदमी को जान से मार दे। उसने 5 लाख लिए, अब मार ही नहीं रहा। तो क्या मैं कंप्लेन कर सकता हूं उसके अगेंस्ट के इस आदमी ने मेरा काम नहीं किया है, मेरे पैसे वापस दिलवाओ? नहीं। आपने इलीगल काम के लिए जो अग्रीमेंट किया था तो वो लॉस आपको बियर करना ही पड़ेगा। क्लियर? प्रिंसिपल कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मेड। कह रहा है कि ये आपका ऑफरर है और ये आपका ऑफरी है और इसने इसको ऑफर दिया है। अभी तक ये ऑफर जब तक यहां तक नहीं पहुंच जाए, जब इसको समझ में आ जाएगा कि ऑफर क्या है, इसको नॉलेज में आ जाएगा, तो यहां पर जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा, ऑफरी की नॉलेज में, तो इसे बोलेंगे कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, डन। देखते हैं। ए सेंट अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज द हाउस ऑफ बी। ठीक है, अब आपको बस इतनी सी नॉलेज के बेसिस पर बताना है कि सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। जल्दी दोस्तों, बहुत स्पीड में काम करना है आप लोगों को। चारों ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर या कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा। जल्दी कीजिए दोस्तों, टाइम कम है। जल्दी कमेंट बॉक्स में झड़ी लगा दो भाई आंसर की। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अपने आप को प्रूफ करना है, किसी का वेट नहीं करना कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब भी कभी भी कंफ्यूजन में हो ना, तो बस खुद को शाबाशी दे देने का, अगर आपने अच्छा काम किया हो तो। समझ रहे हो, मैं ऐसा ही करता हूं, मैं वेट नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि यहां पर मैंने सही काम किया है मेरी नजरों में, यस सर, बहुत बढ़िया, वाई शुड वी वेट फॉर समवन एल्स टू अप्रिशिएट अस? क्यों करने का? अगर अपनी नजरों में वो काम अच्छा है तो, और अगर अपनी नजरों में काम ठीक नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो फिर डिसअप्रिशिएशन भी आना चाहिए भाई आपके पास। तो ये देखिए, पहला ऑप्शन है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन ए सेंट द लेटर, कि जब यहां पर जो ऑफर देने वाला ए है और ए ने जिस दिन लेटर भेजा उसी दिन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया। गलत जवाब सर, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कहता है कि जब तक ऑफरी के हाथ में नहीं मिल जाता, उसको नॉलेज नहीं हो जाती, उसको समझ में नहीं आ जाता, तब तक नहीं माना जाएगा। दूसरा, तो ये तो ऑप्शन गलत। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बीज वाइफ रिसीव्ड इट। अच्छा वाह भाई, ए ने भेजा इसके घर पर, इसकी जो वाइफ है, बी की वाइफ जो है, उसने लेटर रिसीव किया। अरे बी की वाइफ के लिए वो लेटर था ही नहीं ना, वो ऑफर था ही नहीं ना, तो वो तो बी को मिलना चाहिए ना। तो बी की वाइफ को लेटर मिलने से भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा एज पर द प्रिंसिपल। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बीज वाइफ हैंडेड ओवर द लेटर टू बी।
जब बी की वाइफ ने वो लेटर बी को दे दिया तो माना जाएगा कंप्लीट? नहीं सर, क्योंकि आप कह रहे हो नॉलेज ऑफ द पर्सन। अब बी की वाइफ ने उसको लेटर दिया और उसने ड्रॉवर में रख दिया, अभी भी लेटर नहीं पढ़ा है, तो वहां नॉलेज कहां हुई है कि ऑफर क्या है? The communication of proposal is complete when B reads the letter। बिल्कुल सही जवाब। जब वो पढ़ लेगा उसको नॉलेज हो जाएगी कि अच्छा ये लिखा हुआ है, तब उस ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है एन अग्रीमेंट मे बी एंटर्ड इनटू ओरली, इन राइटिंग और बाय कंडक्ट। तीन तरीके से एक अग्रीमेंट बन सकता है, बोलकर, राइटिंग में, या फिर अपनी कंडक्ट के थ्रू, अपने इशारों और अपने जेस्चर्स के थ्रू भी आप किसी पर्टिकुलर एंटर्ड अग्रीमेंट में एंट्री मार सकते हैं। चलिए देखते हैं। ए वेंट टू द शॉप ऑफ बी। ए जो है वो बी की दुकान पर गया। एंड पिक्ड अ टूथ ब्रश, और एक ब्रश उठाया। एंड गेव अ चेक ऑफ ₹20 ऑफ बी, और 20 रुपए का चेक दिया। एंड लेफ्ट द शॉप, और वो दुकान से बाहर निकल गया। तो अब आपको बताना है कि क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अग्रीमेंट बना, नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट बना, नहीं बना। जल्दी दोस्तों। टाइम हैज गॉन। जल्दी 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 दोस्तों। चलिए, तो अब ध्यान से समझना। पहला पॉइंट है, ए एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद बी। ए और बी का अग्रीमेंट हो चुका है। ए डिड नॉट एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद बी। पेमेंट ऑफ टूथब्रश कैन नॉट बी मेड थ्रू अ चेक। अच्छा, ये कहां से लॉजिक लाए? 1 रुपये का भी चेक दे सकते हैं भाई, तो ये तो लॉजिक बिल्कुल खराब है। ए शुड हैव कैरीड अ करेंसी नोट ऑफ ₹20 टू मेक द पेमेंट। अच्छा, आपके पास हमेशा करेंसी नोट 20 रुपए का नोट होना जरूरी है। क्यों? मैं 2 10 के नहीं दे सकता, 5 के 4 नहीं दे सकता, सिक्कों में पेमेंट नहीं कर सकता, 500 रुपए पेमेंट देके वापस चेंज नहीं ले सकता। तो ये तो इलॉजिकल बात है और ये बिल्कुल सही नहीं है। तो 2 पॉइंट है, या तो एंटर हुआ या फिर नहीं हुआ। अरे सर, एंट्री हो गई है, क्योंकि ये पूरा जो खेल था वो कंडक्ट के थ्रू था। तो यहां पर इन दिस केस एग्रीमेंट इज मेड थ्रू कंडक्ट। आपकी कंडक्ट के थ्रू हुआ है। समझ गए पॉइंट को? क्लियर? अब ये देखिए, क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट टू पजेस, राइट टू यूज, राइट टू एलिनेट एंड राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, उस पे आपके पास किस किस प्रकार के, कौन कौन से टाइप्स के राइट हो सकते हैं। पजेस, आपके पास उसकी ऑक्यूपेशन हो, पोजीशन हो, आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। राइट टू एलिनेट एंड राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, मैं खुद पर्सनली अपनी प्रॉपर्टी को पूरे सबसे बचाकर यूज कर सकता हूं और किसी और को बाहर भी निकाल सकता हूं उस प्रॉपर्टी से। सेल इज कंप्लीट व्हेन प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेल तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दें। सेलर अपनी प्रॉपर्टी जब बायर को ट्रांसफर कर दे। ए सोल्ड हिज कार टू बी, बी रिक्वेस्टेड ए टू कीप द कार इन हिज केयर ऑन बिहाफ ऑफ बी फॉर 1 month। ए अग्रीड। ठीक है, ए ने कार बेची, बी ने कहा अभी मेरे घर में जगह नहीं है, तो प्लीज मैं पार्किंग स्लॉट बनाता हूं, तब तक आप अपनी कार, ये वाली कार अपने पास रख लीजिए। जवाब दीजिए, सही आंसर क्या होगा?
चलिए दोस्तों, देखते हैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। पहले देखो, यहां से यहां तक जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल में दो चीजें हैं। एक तो है प्रॉपर्टी राइट्स के कौन कौन से राइट्स आपको मिलते हैं किसी प्रॉपर्टी पर, और हमारा प्रिंसिपल कहता है मीनिंग ऑफ सेल क्या है। तो मीनिंग ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी हो उसी टाइम आपकी सेल मानी जाएगी। क्लियर? तो यहां पर कह रहा है ए ने कार बेच दी है, सोल्ड कर दी है, सोल्ड। अब चाहे वो रियलिटी में वो कार उसके पास पहुंचे या नहीं पहुंची, मतलब ऑन पेपर तो पहुंच गई ना, कागजों पर तो वो कार अब बी की है। तो सेल ऑफ कार कंप्लीट, यस सर 100%, ए ऑप्शन सही होगा। सेल ऑफ कार इज नॉट कंप्लीट, गलत ऑप्शन है। सेल विल बी कंप्लीट व्हेन बी कीप्स द कार इन हिज ओन केयर, जब तक बी अपने केयर में नहीं ले जाएगा, अपने घर नहीं ले जाएगा, तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, गलत। सेल विल बी ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, ये जो कहा ना कि बी ने 1 महीने तक आप अपने पास रखो, इसके बाद सेल कंप्लीट मानी जाएगी, गलत जवाब। ऑन पेपर अगर मैं बात करूं, ट्रांसफर का मतलब होता है सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेशन जो होता है वो पेपर से मिलता है। तो पेपर अगर मेरे पास है, भले ही कार कहीं पर भी रखी है, वो मेरी है, सेल हो चुकी है। क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अ पर्सन हु इज यूजुअली मैड, ज्यादातर जो वो पागलपन की अवस्था में रहता है, बट ओकेजनली नॉट मैड, लेकिन कभी कभी एकदम ठीक हो जाता है, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज नॉट मैड। तो जब वो लुनाटिक कंडीशन में नहीं हो, जब वो अंडरस्टैंडेबल कंडीशन में हो, जब वो रीजनेबल अप्रहेंशन रखता हो, जब उसका दिमाग सही तरीके से कार्य कर रहा हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लायक आदमी समझा जाता है। A generally remains in the state of madness and rarely becomes capable of understanding anything. कह रहा है कि ए जो है वो ज्यादातर पागलपन की स्टेट में अवस्था में रहता है, और बहुत कम ऐसी सिचुएशंस होती है जब वो ठीक ठीक लगता है हमें। तो बताइए, आपके हिसाब से प्रिंसिपल और फैक्ट को मिलाकर आपका आंसर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं। इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको। तो यहां पर जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे तो यहां एक सवाल का जवाब मिलेगा, हु कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ना कि कौन कॉन्ट्रैक्ट एंट्री कर सकता है, तो वो डेफिनेशन पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में दी गई है। उसमें लिखा गया 3 तरीके के लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं मार सकते। पहला, माइनर। जो माइनर पर्सन होगा वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। दूसरा, अनसाउंड माइंड का पर्सन। अब यहां अनसाउंड माइंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में माना जाएगा जब वो अनसाउंड माइंड की सिचुएशन में, स्टेट में है। अगर वो ठीक है या ठीक कंडीशन में है तो वो बना सकता है। और तीसरा है, अ पर्सन, या फिर सीधा लिखूं, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। तो 3 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। पहला, माइनर पर्सन।
दूसरा अनसाउंड माइंड का पर्सन, और तीसरा ऐसा कोई भी पर्सन जिसे इंडिया के किसी भी कानून ने किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेने से मना किया हो, डिस्क्वालिफाइड कर दिया हो, तो वो पर्सन हमारा कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं ले सकता। तो ये कह रहा है कि ए जो है वो पागल है, तो ये पॉइंट तो आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन यहां पर इसका एक एक्सेप्शन भी है कि अगर वो पर्सन ऐसी सिचुएशन में है, जैसे आपको पता है कभी कभी किसी लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो वो 5-5, 10-10 दिन पागल रहते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन या ठीक है चलो 6 घंटे, 7 घंटे या 2 घंटे भी अगर वो ठीक अवस्था में है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में है, तो वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो यहां है ए जनरली तो पागल रहता है, लेकिन बहुत कम चांसेस में वो सब कुछ चीजें समझता है, तो जिस दिन वो समझता है वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। ए कैन नेवर मेक, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया ना। ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम वेन एवर ही प्लीज, जब उसकी मर्जी हो, जब उसे अच्छा लगे तब कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, नहीं। ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर हिज ओन बेनिफिट, नहीं, ये नहीं होता है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, समझ रहे हो? इसका मतलब सामने वाले को हम कंसिडरेशन कभी देंगे ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे आप कंडीशन जोड़ सकते हो, वेन एवर हिज माइंड सिचुएशन इज परफेक्ट। क्वेश्चन है आपका, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म इट मे कॉज टू अनदर पर्सन if it is done in good faith and for the benefit of that person even without that person consent। कह रहा है कि कोई भी कार्य, कोई भी हरकत जो है वो ऑफेंस नहीं होगी, क्राइम नहीं होगी, जुर्म नहीं होगा। क्यों जुर्म नहीं होगा? भले ही उस वजह से आपने किसी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन उसके पीछे रीजन यह है कि हमने गुड फेथ में यह काम किया है और उस पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए यह काम किया है, भले ही उस पर्सन की कंसेंट भी हमें नहीं मिली। समझ गए? तो एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं आपके सामने डॉक्टर की। तो डॉक्टर जब इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पेशेंट है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है, तो यहां पर इलाज करते वक्त एक कट भी लगेगा, नुकसान पहुंचा रहा है, वो पर्सन जो है वो अनकंसाइसनेस कंडीशन में या एक्सीडेंट वाली सिचुएशन है, उसको होश ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो भी कचरा है वो बाहर निकालने के लिए कट लगा रहा है कि नहीं, उसको हार्म कर रहा है। देखो, जानबूझकर इंटेंशनली हार्म कर रहा है, लेकिन क्यों हार्म कर रहा है? ताकि बड़े खतरे से बचाया जा सके, बिना उसकी कंसेंट के, तो भी चलेगा। तो ये ऑफेंस नहीं है। तो ए इज अटैक्ड बाय अ लॉयन एंड लॉयन ड्रैग्स हिम व्हाइल ही इज क्राइंग। तो एक के ऊपर एक शेर ने हमला किया और लॉयन उसको घसीटता हुआ लेकर जा रहा था, जबकि वो रो रहा था फॉर दी हेल्प। बी अ पासर बाय, बी जो है वो वहां से निकल रहा था, पासर बाय गुजर रहा था, पिक्स अप एज गन इन गुड फेथ, और ए की जान बचाने के लिए, ए के अच्छे के लिए, भलाई के लिए उसने बंदूक उठाई। किसकी? ए की। एंड फायर्स एट लॉयन, और लॉयन पर गोली चलाई, जिसकी गलती की वजह से इंजरी हो गई ए को, मतलब गोली शायद गलती से ए को लग गई। बी हैज नेवर यूज द गन बिफोर, और बी ने आज से पहले कभी गन भी नहीं चलाई थी। तो अब आप बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से सही जवाब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? जल्दी कीजिए दोस्तों, बहुत ही कम समय है सही आंसर देने के लिए। अभी खतरे की घंटी बजी ये बजी। चलिए, जिन लोगों ने सही जवाब दिया है वो अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर कह रहा है कि चारों में से सही ऑप्शन चूज करें। अभी कर लेते हैं सर। बी इज लायबल फॉर द इंजरी बिकॉज ही न्यू दैट ही कैन इंजर ए एज ही नेवर यूज एनी गन बिफोर।
कि सर बी को कंपनसेशन तो देना पड़ेगा उस इंजरी के लिए, क्योंकि उसको पता था, जब उसको पता था कि मैंने कभी बंदूक नहीं चलाई तो क्यों उसने बंदूक चलाई इस बार। गलत जवाब सर, ये तो चीटिंग है, फिर तो कोई किसी दूसरे की मदद ही नहीं करेगा। B is not liable as he has done the act in a good faith। बिल्कुल सही। प्रिंसिपल से सबसे बेस्ट मैच यही होता है कि अगर आप गुड फेथ में काम कर दो फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, इवन यू इंजर दैट पर्सन, यू कैन नॉट लायबल फॉर द पर्टिकुलर इंजरी और कंपनसेशन। अब ये भी देख लेते हैं, B is liable because he has not taken A's consent। तो कंसेंट की तो बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पर। कैसे कंसेंट ले, मतलब अगर वो किसी को लॉयन खींच कर ले जा रहा है, उसके पास जाकर पूछे भाई देख मैं तेरी मदद कर रहा हूं लेकिन मुझे गन चलानी नहीं आती, तेरे लग जाएगी, चलाऊं गोली, पॉसिबल नहीं है। B is liable because he has used A's gun without his consent। No sir। तो सही ऑप्शन क्या हुआ अपना B। अब कह रहा है nothing is an offense if it is done under intoxication and the person committing the offense was incapable to understand the nature of the act। ये पहले यहां तक समझ लो। कह रहा है कोई भी चीज जुर्म नहीं मानी जाएगी अगर आपने नशे की हालत में की हो और आप जो ऑफेंस कर रहे हो, आप जो क्राइम कर रहे हो, आप इस सिचुएशन में नहीं हो कि आपको समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो। इंटॉक्सिकेशन शुड बी विदाउट नॉलेज और अगेंस्ट द विल ऑफ पर्सन। लेकिन जो नशा अपने के शरीर के अंदर है, जो इंटॉक्सिकेशन आपके दिमाग में चढ़ गया है, वो बिना आपकी मर्जी के होना चाहिए और या फिर आपकी विल, आपकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। बिना मर्जी के मतलब बिना नॉलेज का मतलब हुआ कि मुझे नहीं पता था, मेरे फ्रेंड ने मेरे ग्लास में कुछ मिला दिया, यह हुआ बिना नॉलेज का। बिना मर्जी के जबरदस्ती मुझे पकड़कर कुछ पिलाया गया ताकि उस नशे की हालत में मैं कुछ ऐसा काम करूं जो वो लोग चाहते हैं। A, B and C were having a party in bar। A persuaded B and C to take alcoholic drinks। A परसूड किया, उनको उकसाया बी और सी को कि ले लो यार, एक एक जाम हो जाए दोस्तों के साथ। ऑन द परसिस्टेंट परसुएशन बी एंड सी ऑल्सो कंज्यूम्ड एल्कोहल अलॉन्ग विथ ए। अब बार बार उसकी रिक्वेस्ट की वजह से, परसिस्टेंसी की वजह से, रेगुलरिटी की वजह से उन दोनों ने भी दारू पी ली। बी एंड सी हैड नेवर कंज्यूम एल्कोहल बिफोर। और उन दोनों ने, बी और सी ने आज से पहले कभी दारू नहीं पी थी। After intoxication, there was some argument between B and C, where C pushed B with full force, causing serious injury to B। और जब उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, अब आपको पता ही है शराब पीने के बाद बंदा तो भाई है ना, तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, C ने धक्का दिया B को और B को इंजरी हो गई। जल्दी जल्दी बता दो भाई, अरे फटाफट फटाफट बता दो कि आपके हिसाब से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। ऊपर प्रिंसिपल को भी साथ में पढ़ना, क्या जो उन्होंने नशा किया बिना नॉलेज के किया, क्या उनको नशा जबरदस्ती करवाया गया, है ना। बस ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं और आंसर आपको मुझे पता है मिल चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, शाबाश। चलिए तो इस आंसर को देखें। सर ये कह रहा है सी इज लायबल और यही आंसर सही होगा, बाकी को चेक करते हैं वो गलत क्यों है। सी इज नॉट लायबल बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि इंटॉक्सिकेशन में जुर्म करना जुर्म नहीं माना जाएगा, चलिए मान लेते हैं, लेकिन वो बिना आपकी मर्जी के होना चाहिए, आपने तो खुद ने, हाँ ला ला भाई। ए इज लायबल बिकॉज ए परसुडेड देम टू कंज्यूम एल्कोहल वेयर एज दे हैड नेवर कंज्यूम एल्कोहल। एक ही सारी गलती है, उसी ने जबरदस्ती पिलाया। कहां जबरदस्ती पिलाया? ही इज जस्ट रिक्वेस्टिंग, आपके हाथ में आपका डिसीजन। ए और सी दोनों लायबल, गलत, तो सही आंसर होगा सी इज लायबल फॉर द इंजरी ऑफ बी। क्वेश्चन है आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। एवरीवन हैज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सारे लोगों को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। टू डिफेंड हिज बॉडी, अपने शरीर को डिफेंड करने का, प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का, बाय यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है प्राइवेट डिफेंस का, उतनी ही ताकत लगानी है जितनी ताकत की रिक्वायरमेंट है।
unless that person had a time to have recourse to protection of a public authorities, जब तक कि उसको, अब प्राइवेट डिफेंस कब करना, जब तक उसको ये नॉलेज हो, जब तक उसको ये यकीन हो जाए कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि पब्लिक अथॉरिटीज, पुलिस वाले आकर मेरी मदद कर सकते हैं, तभी आपको प्राइवेट डिफेंस यूज लेना भाई। अब मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है और यहां पुलिस वाला भागता हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सिंघम बनने की कोशिश कर रहा हूं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। पब्लिक अथॉरिटीज आपके पास पहुंच चुकी है। X received information at 5 p.m. that Y, along with a few friends, is planning to burn his crop at midnight, which is ready to be harvested. X को एक इंफॉर्मेशन मिली कि Y जो है अपने कुछ दोस्तों के साथ रात को 12 बजे के करीब उसकी फसल को जलाने का प्लान कर रहा है, जो कि रेडी टू बी हार्वेस्टेड है, कटने के लायक फसल है, तैयार फसल है। He does not inform the village police station, which was just 1 kilometer away. He gathers his family members and directs them to collect some weapon in the form of swords and lathis to protect his crop. At around 11 p.m., Y and his aides attack the crop and a severe fight ensues wherein Y is seriously injured. ध्यान से समझना, X को ये इंफॉर्मेशन मिली शाम को 5 बजे, और ये घटना कब घटित हो रही है, रात को 11 बजे लड़ाई हो रही है। 6 घंटे का टाइम था। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए थी ना, बिल्कुल सही। तो चलिए आप ट्राई कीजिए ना भाई, आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। पहला पॉइंट है X इज नॉट लायबल एज ही वॉज एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्यों भाई, आपके पास ये टाइम नहीं था कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सके, था ना, तो ये तो गलत है। X and his family are not liable for the injuries caused as they were exercising the right of private defense, गलत जवाब। X liable होगा, X and his family is liable as they have not informed the police, 100%। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी। तो ये थी आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी तरीके के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो वी विल मीट द नेक्स्ट क्लास, तब तक टाटा, बाय बाय, सी या।